हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने इकोनोमेट्रिक्स के बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स में हैं एंड राइट नाउ वी आर डूइंग चैप्टर 9। चैप्टर 9 में सेक्शन 9.5 एंड दिस इज क्लास फोर्थ। क्लास फोर्थ मैंने आपको बच्चे लाइव क्लासेस में पढ़ा दिया था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट ऑडियो वॉज नॉट रिकॉर्डेड, यानी वॉइस इसका रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए ये क्लास मुझे फिर से लेना पड़ रहा है। तो आपको लिखे हुए स्टफ जो हैं वो दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये क्लास हो चुकी है, कोई बात नहीं, इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। जहां नहीं समझ में आएगा साइड बाय साइड आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो ध्यान से देखो, इस वाले क्लास में हमें दो टॉपिक कवर अप करने हैं जो मैंने क्लास थर्ड में ही आपको बता दिया था। कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? तो पी वैल्यूज फॉर एफ टेस्ट और कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1/σ2। पी वैल्यूज फॉर एफ टेस्ट जो है थोड़ा सा अलग है, टी और जेड जैसा नहीं है कि सिंपली बस फॉर्मूला डाला और निकल गया। उतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है। तो अभी फिलहाल हम लोग अपर टेल्ड में देख रहे हैं कि अपर टेल्ड में पी वैल्यूज कैसे निकलेगा कैलकुलेटेड एफ से। पी वैल्यूज आप इसमें ऐड कर सकते हो फ्रॉम कैलकुलेटेड एफ, जो कि था S1² बाय S2²। समझ में आ गई बात? ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पी वैल्यू, क्योंकि नल हाइपोथेसिस में तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सेम थे ना, वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो कैलकुलेटेड एफ क्या आ जाता है? S1² बाई S2²। जब उसकी वैल्यू पता हो तो उसके लिए हम पी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है। when nu1 is equal to 4, nu2 is equal to 6, देन शेडेड एरिया इज 0.25। ये तो खैर सॉफ्टवेयर पैकेज से पी वैल्यू तुरंत निकल जाता है, लेकिन हमारे लिए सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं और हमें कोई टेबल भी ऐसा नहीं गिवन है कि डायरेक्ट हम पी वैल्यू निकाल लें। तो पी वैल्यू के लिए हमें इंटरवल डिसाइड करना होता है कि अगर हमारा कैलकुलेटेड एफ इतना आ गया तो पी कहाँ से कहाँ के बीच में होगा। तो एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि अगर एफ इतना है तो पी वैल्यू इतना पाया गया nu1 और nu2 इतने के साथ। अब अभी हम लोग बच्चे इसको करेंगे थोड़ा सा। अगर nu1 4 है, इसी को ले रहे हैं हम लोग, nu1 4 nu2 6। एफ टेबल है आपके पास, आप निकालो अपना। nu1 ये हो गया हमारा nu1 4 और nu2 6 दिख रहा है आपको? देखो येलो से शेड कर रहे हैं, 4 और 6। थोड़ा सा मुझे इसको साफ करने दो, समझ में आएगा। एक मिनट रुक जाओ, इसको क्लियर कर लेते हैं ना, तो समझाने में सही रहेगा। ये तो सब गंदा गंदा डर्टी डर्टी लगेगा। जस्ट अ मिनट। नाउ सी, अगर हमारी कैलकुलेटेड एफ डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम पी कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान से सुनो। अगर हमारा कैलकुलेटेड एफ है 4.53, तो 4.53 के जस्ट सामने में क्या आ गया? 0.05, तब तो पी वैल्यू आ गया 0.05 बस। इस केस में बहुत मुश्किल होता है, प्रॉब्लम होता है हमें टेस्ट वगैरह अप्लाई करना। प्रॉब्लम इन फाइंडिंग एग्जैक्ट, वी डू नॉट फाइंड द प्रॉब्लम इन एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, किस अल्फा के लिए एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा इतना हमें नहीं पता। तो p इज इक्वल टू 0.05, ये तो खैर हमें बस p अभी निकालना सीखना है। इन सब चीज़ों को आप छोड़ भी सकते हो, प्रॉब्लम वगैरह इसको क्यों करोगे। अगर f मैच कर गया टेबल की वैल्यू से तो p वैल्यू उसके सामने वाली हो जाएगी, यानी p इज इक्वल टू अल्फा। नेक्स्ट, मान लो कि f अगर आ गया 5.70, मुझे बताओ तो 5.70 किसके किसके बीच में लाई करेगा? 5.70 यहां नहीं लाई करेगा, ये देखो तो 4.53 और 9.15 के बीच में 5.70 लाई करेगा। तो इसी के कॉरिस्पॉन्डिंग अल्फा के बीच में हमारा p वैल्यू होगा, p वैल्यू भी इसके बीच में ही होगा। किसके किसके बीच में? 0.05 और 0.01 के बीच में। समझ में आ गई बात? देखो p हमारा कैलकुलेटेड f जिस दो f के बीच में होगा उसी के सामने जो दो अल्फा होंगे उसके बीच में हमारा p वैल्यू होगा।
तो सिंस f इज इक्वल टू 5.70 विच लाइज बिटवीन 4.53 एंड 9.15, तो उसी के सामने वाले दो अल्फा के बीच में हमारा p वैल्यू होगा. सो p वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 0.01 से 0.05 तक. ये अभी सिर्फ अपर टेल्ड में बता रहे हैं, लोअर टेल्ड और टू टेल्ड का बताएंगे. अभी पहले अपर टेल्ड में देख लो p वैल्यू निकालने का तरीका. आ गई बात समझ में? अगर दो के बीच में है तो हमारा p वैल्यू भी दो के बीच में. अगर f आ गया 2.16 तो f तो ऊपर चला गया. यहां देखो ना, इसमें वैल्यू ऐसे इंक्रीज हो रही है और इसमें वैल्यू नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रही है. दोनों का ऑपोजिट नेचर है, वो आपको देखना है. अगर f आ गया 2.16 इधर तो p वैल्यू भी हमारा इधर ही होगा. तो p वैल्यू बड़ा हो जाएगा. p वैल्यू क्या हो जाएगा? p वैल्यू क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है. तो p वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.10. क्लियर? अब अगर f हमारा 25.03 आ जाता है, ऑल दीज आर कैलकुलेटेड f यानी s1 स्क्वायर बाई s2 स्क्वायर, तो 25.03 इधर आ जाएगा. ठीक है, इधर आ जाएगा तो फिर हमारा p वैल्यू भी इधर होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इधर आ गई है इससे नीचे, तो p वैल्यू भी इसके नीचे होगी. तो p वैल्यू विल बी लेस देन 0.001. तो ये तरीका हो गया p वैल्यू निकालने का फ्रॉम दी कैलकुलेटेड f. एक बात और बच्चे, अगर आपके कॉलेज में ये चीज कराया है तो आप करो, ये ऑप्शनल मेरी तरफ से है आपके लिए. कुछ बच्चे कह रहे थे कि उनके कॉलेज में कराया, इसलिए मैंने ये करा दिया. आपको अगर नहीं करना है तो आप छोड़ भी सकते हो इसको, बाद में देख लेना. अगर कभी बाद में ऐड हुआ, बहुत ज्यादा फोकस किया टीचर ने अगर इस सेक्शन पे, तो इसको बाद में भी कर सकते हो, वीडियो में तो रहेगा ही. आपकी मर्जी, जैसे जो करना है. तो p वैल्यू तीनों तरीके से हमने निकालना सीख लिया. मतलब अगर f ऊपर लाई कर रहा है, बीच में लाई कर रहा है और नीचे लाई कर रहा है. ठीक है, अब इस p वैल्यू के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि कब h0 को रिजेक्ट करना है, कब h0 को एक्सेप्ट करना है, क्या करना है. जो भी आपको ये तो पता है, ये तो हमेशा याद रखना है कि p अगर अल्फा से बड़ा है देन h0 इज नॉट रिजेक्टेड. अगर p लेस देन अल्फा है इक्वल टू, तो रिजेक्ट कर देंगे h0 को. तो अगर p हमारा, अभी ये क्वेश्चन किया था ना हमने, f था 5.70, ये था f था 5.70, ये यही वाला केस, और p है 0.01 और 0.05 के बीच में. ये कैसे आएगा ये तो आपको पता है, जब न्यू1 और न्यू2 आपको पता होगा. तो टेबल से वही चार वैल्यूज देख करके और फिर आप रेंज डिसाइड करो ना कि 5.7 इसके और इसके बीच में है, तो इसके सामने 0.05 और 0.01, तो p इज लाइंग बिटवीन 0.01 टू 0.05. अब डिफरेंट अल्फा के लिए डिफरेंट आंसर होगा. अगर अल्फा आ गया 0.01 तो बताओ p वैल्यू अल्फा से कम है या ज्यादा है? अरे भाई 0.01 तो लोअर बाउंड है, इससे तो कभी भी p ज्यादा ही होगा, तो h0 इज नॉट रिजेक्टेड. अगर अल्फा आ गया 0.05 तब तो p हमेशा अल्फा से कम होगा, तो h0 इज रिजेक्टेड. अगर अल्फा आ गया 0.1 तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो p अभी भी छोटा हो जाएगा, तो h0 इज रिजेक्टेड. इसी तरीके से p वैल्यू से हम लोग क्वेश्चन करते हैं. क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लो. अगर f आता है 25.03 विथ न्यू1 दिस एंड न्यू2 दिस, व्हाट कैन बी सेड अबाउट h0 इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.01. तो फिर से वही चीज, न्यू1 4, न्यू2 6, इसके सामने हमने टेबल देखा, तो ये अल्फा की वैल्यूज है और ये f की वैल्यूज है. ये किसकी वैल्यूज है? अल्फा की है. f यहां आया, ध्यान से सुनो, कैलकुलेटेड f सबसे नीचे आ गया तो p भी सबसे नीचे होगा. सबसे नीचे होगा यानी p का तो इंक्रीजिंग ट्रेंड था ना, तो p सबसे नीचे होगा यानी p विल बी लेस देन 0.001. इससे भी छोटी है p की वैल्यू, तो 0.001 से छोटी है. अब अगर आप अल्फा ले लेते हो 0.01 तो भी p लेस देन 0, तो h0 इज रिजेक्टेड. मतलब अब कोई भी आप अल्फा लोगे फॉर एनी अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0.001, h0 इज रिजेक्टेड. h0 इज रिजेक्टेड के लिए देखना है स्ट्रिक्टली था या क्या था. नहीं, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, इक्वल टू तो डू नॉट रिजेक्ट में आता है ना. कहाँ गया? जस्ट अ मिनट. हाँ, इक्वल टू हटा दो. फॉर एनी अल्फा, ठीक है, यहाँ तो 0.01 से बड़ा कोई भी होगा
तो P उससे छोटा हो जाएगा, तो उस केस में H0 क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। ठीक है, तो अपर टेल्ड के लिए आपको समझ में आ गया, F का रीजन डिसाइड करके P वैल्यू निकल जाएगा। लोअर टेल्ड के लिए बच्चे कुछ ऐसा है नहीं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको ना कन्वर्ट कर देंगे। जो लोअर टेल्ड है इसी को लगभग सिमेट्रिकल मान करके हम अपर टेल्ड के लिए निकाल देंगे। पी वैल्यू रिजेक्शन रीजन होता है जो कि सैंपल सजेस्ट करता है, सैंपल के अकॉर्डिंग पी वैल्यू इतनी आ रही है। तो पी तो रिजेक्शन रीजन है, वो चाहे लेफ्ट से निकालो या फिर राइट से निकालो, रीजन तो एरिया तो सेम ही आएगा। तो इसलिए लोअर टेल्ड टेस्ट का भी सेम प्रोसीजर है, वी कन्वर्ट टू अपर टेल्ड एंड इंटरवल फॉर पी। सेम तरीके से हम लोग इंटरवल निकालते हैं, सेम तरीके से हम लोग इंटरवल निकालते हैं लोअर के लिए भी। टू टेल्ड के लिए थोड़ा सा अलग है, टू टेल्ड के लिए आपको निकालना तो उसी तरीके से है राइट टेल्ड की तरह, और उसको डबल कर देना है, उसको डबल कर देना है टू टेल्ड में। फॉर टू टेल्ड टेस्ट वी मल्टीप्लाई बाई 2। अगर f है हमारा 5.82, न्यू 1 है 4 और न्यू 2 है 6, तो p वैल्यू आया था ना अभी 0.01 और 0.05 के बीच में, ये तो रहा, कहाँ गया, अरे इसके बीच में नहीं आया था ये वाली चीज। तो इसी को डबल कर देंगे टू टेल्ड के लिए, इसी को डबल कर देंगे हम लोग टू टेल्ड के लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नया रीजन आ जाएगा किसके लिए, p के लिए। अब आप बताओ कि अगर हम अल्फा ले लेते हैं 0.10, तो p तो हमेशा अल्फा से कम आएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, H0 विल बी रिजेक्टेड। और अगर अल्फा हम 0.01 ले लेते हैं तो 0.01 से तो p बड़ा आएगा, उस केस में H0 रिजेक्ट नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है p वैल्यू का। किसी क्वेश्चन में अगर F टेस्ट में p वैल्यू का यूज करके आता है तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। इतना भी मुश्किल नामुमकिन तो नहीं है, थोड़ा सा अलग लगता है लेकिन हो जाते हैं क्वेश्चंस। क्लियर बच्चे? अब एक और टॉपिक है जो कि हमें करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, या फिर हम लोग पहले सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 निकालते हैं और बाद में उसको सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, वो इजी होता है। देखो जरा, ये हो गया अल्फा बाई 2, ये भी हो गया अल्फा बाई 2। कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो अल्फा को दो पार्ट में तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। ये हो गया एफ ऑफ अल्फा बाई 2, क्योंकि इसके राइट का रीजन लेते हैं, एफ ऑफ अल्फा बाई 2 न्यू 1 और न्यू 2। और इसके लिए बच्चे अगर ये अल्फा बाई 2 है तो इसके राइट में कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो एफ निकलेगा 1 माइनस अल्फा बाई 2 न्यू 1 और न्यू 2 के लिए। बात आ गई समझ में? जैसा हमने काई स्क्वायर में किया था वैसा ही सेम एफ में भी हो रहा है, राइट वाला अल्फा बाई 2 के लिए, लेफ्ट वाला 1 माइनस अल्फा बाई 2 के लिए। अब हमारा f जो है, दिस इज फॉर f इज लाइंग बिटवीन दीज टू बाउंड्स। f जो है f 1 माइनस अल्फा बाई 2 न्यू 1 न्यू 2 से लेकर के f अल्फा बाई 2 न्यू 1 न्यू 2 तक लाई कर रहा है। और f का फॉर्मूला ये होता है s1 बाई सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर। नल हाइपोथेसिस का यहाँ यूज नहीं करना है, हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये सिग्मा 2 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर आ गया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है S2 और S1 की, हमें ये क्वेश्चन से पता लग जाएगा, ये भी पता लग जाएगा, ये भी पता लग जाएगा, ये भी पता लग जाएगा। इसी के लिए तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। तो S2 स्क्वायर बाई S1 स्क्वायर से मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग विथ S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, मुझे कैंसिल करना ना, S2 स्क्वायर बाई S1 स्क्वायर। तो अब हमारे पास आ गया सिग्मा 2 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर। अब अगर सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 चाहिए तो रूट लगा देंगे, तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन f पे तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। तो मुझे तो ये बेटर वर्जन लगता है, ये थोड़ा सा रूट वाला याद करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो याद कर सकते हो। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे थे, देखा था हमने एक 9.14 जो था एल्डरली मेन और यंग मेन वाला जो था सेरम फेरिटीन वाला क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे। m इज इक्वल टू 28 था ना,
और n इज इक्वल टू 26 दिया हुआ है हमें, 28 एल्डरली मैन है और 26 यंग मैन है। पहले वाले का दिया हुआ है 52 स्टैंडर्ड डिवीजन और इसका दिया हुआ है 52 पॉइंट समथिंग था ना 4, 52.6 था। दूसरे का है 84.2। इन्होंने कहा है फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1। तो हमें फॉर्मूला तो याद है सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 का, दिस इज द फॉर्मूला। अब ये है 0.05, ये 0.05, अल्फा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अगर अल्फा 0.10 है तो। एक बात और बच्चे, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देंगे तो ऐसा अल्फा जानबूझ करके देंगे जिसका अल्फा बाई 2 करने पे भी आपको टेबल में वैल्यू मिल जाए, क्योंकि हमें सिर्फ 4 वैल्यू के लिए मिलती है एफ की वैल्यू। कौन कौन सी? 0.1, 0.05, 0.01, 0.001। इन्हीं चारों में से कोई अल्फा बाई 2 सॉल्व होकर के आ रहा होगा, तभी तो वैल्यू मिलेगी एफ की, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो इतना बिल्कुल अजीब सा क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि हम सॉल्व ही ना कर पाए, ऐसा देंगे जो कि हम कर पाएंगे। तो आप निश्चिंत रहो इसके लिए। पहले मैंने क्लास में ये क्वेश्चन 0.05 लेकर के किया था, तो ये आ गया था 0.025। अब मैंने जब चेक किया टेबल में तो 0.025 तो था ही नहीं, कैसे आएगी एफ की वैल्यू? तब फिर मैंने क्वेश्चन को बदल दिया, 0.10 कर दिया। तो एग्जाम में चेक करके क्वेश्चन दिया जाता है, इको ऑनर्स में गलत क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते, बहुत कम। तो सब कुछ चेक करके और बहुत वेरीफाई करके क्वेश्चन दिया जाता है, इसलिए आप निश्चिंत रहो। आपको ऐसा दिया जाएगा जिसका वैल्यू आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी, 4 वैल्यूज में से कोई ना कोई होगी एफ की वैल्यू। तो ये एफ की वैल्यू मिल जाएगी, ये एफ की वैल्यू मिल जाएगी। और ये 0.95 के लिए नहीं होता है, ये तो आपको पता है ना, ये 1 बाई एफ ऑफ 0.05, 25 और 27 हो जाएगा बाई प्रॉपर्टी। तो इसको आप अपना प्रॉपर्टी लगा करके निकाल लोगे। और ऐसा ही क्वेश्चन देंगे जिसमें दोनों एफ आप फाइंड आउट कर पाओगे। ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देंगे जिसमें, या इम्पॉसिबल क्वेश्चन नहीं देंगे जिसमें नहीं निकाल सकते। दोनों की वैल्यू आ जाएगी, इसकी भी और इसकी भी। ऐसा ही क्वेश्चन वो जानबूझ करके देंगे। अभी हो सकता है मैंने रैंडमली ये क्वेश्चन उठाया है तो 27, 25 में दिक्कत था, 25, 26 इस दोनों में से किसी एक को निकालने में दिक्कत होगी, क्योंकि न्यू 1 में 25 होता है, 27 नहीं होता है न्यू 1 में। तो ये सब थोड़ा हो सकता है, या न्यू 2 में, शायद न्यू 2 में दिक्कत होती है। हाँ हाँ याद आ गया मुझे, न्यू 1 में 25 होता है, न्यू 2 में 27 नहीं होता है, तो ये निकालने में अभी आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन एग्जाम में ऐसी वैल्यूज देंगे लाइक ये होगा 4, ये होगा 5, तो एक्सचेंज करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 5, 4 सब वैल्यूज होगी। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए आप ये छोड़ दो कि अगर वैल्यू नहीं मिला तो मिल ही जाएगा। फिर आपको फॉर्मूला पता ही है, S2 बाई S1 याद करना बहुत आसान है। ऊपर में सिग्मा 2 तो S2, सिग्मा 1 तो S1, और ये राइट वाला F, ये लेफ्ट वाला F। उसके बाद से आप अपनी सारी वैल्यूज पुट कर दोगे। मैंने S2 की वैल्यू पुट कर दी जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, 84.2 बाई 52.6, 84.2 बाई 52.6, और इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ डाल दोगे, यहाँ से निकाल करके यहाँ डाल दोगे। लेकिन क्वेश्चन में एक लैंग्वेज पे और भी ध्यान देना है, अगर सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 हुआ तब क्या करोगे? जैसे 5 इज लाइंग बिटवीन 3 to 8, तो 1 बाई 5 इज लाइंग बिटवीन 1 बाई 8 से 1 बाई 3, उल्टा हो जाता ना क्रॉस। तो वैसे ही जब इसको उल्टा करोगे, इसको नीचे और इसको नीचे क्रॉस कर देंगे। इस पूरे को मैंने अगर v मान लिया और इसको u मान लिया, तो ये लेफ्ट वाली चीज राइट में चली जाएगी 1 बाई में, और ये इधर चली जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यही थे 2 टॉपिक्स जो मैंने आज आपको कराए। इन्हीं दोनों पे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। पहला एफ में पी वैल्यू से सॉल्व करो, और दूसरा है कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। लेकिन ये सब ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए पहले कभी भी ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन सेटर को भी बहुत सोच समझ करके क्वेश्चन देना पड़ेगा। ऐसे अल्फा देने पड़ेंगे, ऐसे न्यू 1 न्यू 2 देने पड़ेंगे जिसके लिए आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अब आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि आपके सिलेबस में सीधा 9.5 लिख दिया हुआ है। तो 9.5 में क्या क्या नहीं करना है ये मिनट्स ऑफ मीटिंग में नहीं लिखा है, इसलिए मुझे पूरा 9.5 आपको कराना पड़ा। वैसे ये कई सालों से मुझे पढ़ाते पढ़ाते लगभग 14 ईयर्स होने वाले हैं। 14 ईयर्स से तो ये कभी भी नहीं था सिलेबस में पी वैल्यू फॉर एफ टेस्ट, लेकिन इस बार आप लोगों को पढ़ाया गया फर्स्ट टाइम।
तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर पाओगे। ठीक है बच्चे, तो इसके साथ ही हमारा बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स खत्म होता है और अब मिलेंगे हम लोग आगे असाइनमेंट और पीपी के क्वेश्चंस के साथ। अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।